नमस्कार। ओम साई राम। कहते हैं प्रकृति देने में कभी भी भेदभाव नहीं करती है। सूरज की रोशनी या चांद की रोशनी सभी को एक समान दी जाती है। भेदभाव तो इंसानों की बनाई हुई है इस दुनिया में, और जब तक ये नहीं टूटेगी इंसानियत तब तक जिंदा नहीं रह सकती। आइए आज हम भारतवर्ष की एक गंभीर समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसे भेदभाव के बारे में जिसके ऊपर अभी तक समाज उठ नहीं पाया है। हम जाति वर्ग इससे तो निकल गए, इससे तो हम अभी तक काफ़ी ऊपर उठ गए हैं, परंतु एक भेदभाव अभी भी जो हमारे समाज में अभी भी है, विद्यमान है, वो है रंग भेद। जी हाँ, ब्रिटिश तो चले गए परंतु फिर भी अभी भी रंग भेद हमारे समाज में अभी भी कायम है। हमारे देश में काले रंग से ज़्यादा गोरे रंग को सदियों से ज़्यादा उसे तवज्जो दिए आया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि लोग अब इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तब भी होता था, और अभी तो इसको लेकर एक तरह का जुनून हो चुका है। पहले लोग ज़्यादा इसके बारे में सोचते नहीं थे या बोलते नहीं थे, किंतु अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है, ये प्रचलन हो गया है कि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में लेकर सोचते हैं। किसी व्यक्ति को अगर हम परिचय देते हैं आजकल के ज़माने में, तो वो ये होता है कि उसका रंग बड़ा गोरा था या फिर वो बहुत ज़्यादा काला था। कभी कभी तो कोई कोई ऐसे भी नाम देते हैं कि अरे वो काला कलुट्ठा है या फिर वो कल्लो लड़की है। इस तरह के भी हम कहते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मैं काले रंग के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, पर हाँ ये सच है, हमारे समाज में आज भी लोग काले रंग वाले को दबका हुआ ही हमेशा सोचते हैं या उन्हें दबा हुआ ही एक प्रकार से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अभी चलता है, काफ़ी एक गाना बहुत पहले से चला हुआ है, वो है ये कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जब स्वयं भगवान नहीं बचे, जब कृष्ण भगवान खुद पूछते अपनी माँ से कि माँ मैं क्यों काला हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों है, यानी कि उनके अंदर भी ये बात आई होगी कि मेरा रंग सांवला क्यों है, अर्थात उन्हें भी इस गोरे और काले रंग की व्यथा से गुजरना पड़ा होगा। इसीलिए ये कहीं न कहीं ये गाना इस बात को दर्शाता है कि समाज में गोरे और काले रंग का भेदभाव सदियों से चला आ रहा है। 14वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक दुनिया भर में रंग भेद देखने को मिला, और धीरे धीरे ये विज्ञापनों के जरिए हावी होने लगा इसका प्रचलन। विज्ञापनों में भी लोग काबिलियत को बाद में दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु रंग को लेकर ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका रंग ज़्यादा अच्छा है या अगर आप ज़्यादा गोरे दिखते हैं तो आपको हर चीज़ में कामयाबी पहले मिलती है। हालात तो अब ये हो गए हैं कि आजकल माएँ भी अपने बच्चे को सनस्क्रीन लगाकर भेजती हैं खेलने के लिए, ताकि अब उनका बच्चा काला ना पड़ जाए। भले ही उनका बच्चा काला हो या गोरा हो, वो ये नहीं सोचती है, लेकिन सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी रहता है। स्कूलों की भी वही हालत है। अगर देखा जाए तो जो बच्चा ज़्यादा गोरा होता है या जो बच्चे ज़्यादा आकर्षक होते हैं दिखने में, उन्हें सबसे पहले ज़्यादा उन्हें अहमियत दी जाती है कि वो पहले अपना प्रदर्शन करे। ये नहीं देखा जाता कि कौन बच्चा कितनी काबिलियत रखता है। भले ही वो बच्चा जो ज़्यादा आकर्षक हो, वो उस पर्टिकुलर रोल को या जो काम उसे दिया जा रहा है वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उस बच्चे पर ये एक तरह से मानसिक क्या कहते हैं उसको, फोर्स किया जाता है या मानसिक एक प्रेशर डाला जाता है कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा देखने में ज़्यादा आकर्षक है। तो इस तरह से उस बच्चे को भी बचपन से एक मानसिक प्रेशर से गुजरना पड़ता है कि मैं देखने में ज़्यादा सुंदर हूँ, तो मुझे
ये ज़्यादा करना पड़ेगा, या मुझे ज़्यादा अपने को प्रमाण करना पड़ेगा अपीयरेंस के मामले में। ये भी एक तरह का एक मेंटल ट्रॉमा ही कह सकते हैं हम, जो जितने ज़्यादा वो बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये प्रेशर बढ़ते जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हमारे दुनिया में 6.85% की रेट पे औसतन बढ़ रही है। एक अनुमान के एक आंकड़े के मुताबिक हमारा जो ग्लोबली हमारा जो इंडेक्स है उसमें तकरीबन 20 बिलियन का है, और भारत कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के उपभोग के मामले में 4th रैंकिंग पे आता है। यानी अगर कंज्यूमर के रेट पे बोला जाए तो भारत 4th रैंक के पायदान पे आता है, जिसमें यूनिलीवर, उसके बाद प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लॉरियल ऐसे की प्लेयर्स हैं या फिर मुख्य प्लेयर्स हैं इस फील्ड में। इसके अलावा जो घरेलू उद्योग है जैसे ममा अर्थ, फिर सोल ट्री, नैट हर्बल, खादी, ऐसे भी हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं अभी, क्योंकि काफ़ी हद तक आजकल लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भी तवज्जो दे रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक के लिए भी उनका झुकाव हो रहा है, इसीलिए ये भी हो रहा है। अगर बात करें हम प्रमोशंस की वाया, तो ये मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के मामले में मीडिया का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। वो है ये कि आप हर पिक्चर की एड हो या फिर किसी भी टेलीविज़न के कोई भी सीरियल के एड आप मान के चलिए, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि हर 5 मिनट में आपको ब्राइटनिंग के या फिर ज़्यादा सुंदरता निखारने वाले प्रोडक्ट्स के ज़्यादा हैं, ना कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए कि कौन सा चीज़ पढ़ाई के लिए क्या है या फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या है। इसके अलावा इसको छोड़कर आपका स्किन कैसे अच्छा रहे, आपके हेयर कलर्स कैसे हो, आपके लिप्स कलर्स कैसे हों, आपके नील कलर कैसे हों, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर ये कहा जाए तो बॉलीवुड भी इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जिसके लिए जो एक्टर या एक्ट्रेसेस होती है वो एक काफ़ी एक मोटी रकम लेती हैं। वो भले ही वो खुद इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करे या ना करे, लेकिन वो इन विज्ञापनों के लिए वो सदैव रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वाकई जो हम ये जो निखारने के लिए या इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम जिसे कहते हैं, या इंस्टेंट ब्राइटनिंग सेरम, क्रीम, प्रोडक्ट्स जो भी है मार्केट में अवेलेबल, क्या ये सचमुच हमें ब्राइटनिंग के लिए प्रोवाइड करती हैं, या फिर ये एक बहुत बड़ा हमारे स्किन को एक बहुत बड़ा एक नुकसान देते हैं, या फिर कहे तो हम धीरे धीरे केमिकल्स की ही परत रोज लगाते रहते हैं अपने स्किन पे। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। भारत में फेयरनेस प्रोडक्ट, लिप कलर, हेयर कलर, नेल कलर अगर देखा जाए तो 2 से 3% की रेट पे इसकी बढ़ोतरी हर साल हो रही है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर डिमांड करिए तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो है इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम्स की या इंस्टेंट फेयरनेस जेल या सीरम्स की, जिसे 4.23% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 55% महिलाएं ये मानती हैं कि अगर वो फेयरनेस प्रोडक्ट्स, जो इंस्टेंट फेयरनेस प्रोडक्ट्स होती हैं, जो जिनसे उन्हें इंस्टेंट ब्राइटनिंग मिलता है, अगर वो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं तो उन्हें अपने करियर के मामले में, या फिर उन्हें अपने प्रमोशंस के मामले में, या फिर उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलने में सुविधा होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इन चीज़ों के अधिक से अधिक इस्तेमाल करने से ब्लड पॉइजनिंग या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को हम खुद ही न्योता देते हैं। आज हम इन प्रोडक्ट्स के अंदर छुपी हुई कुछ ऐसी केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, या फिर इन प्रोडक्ट्स में छुपे हुए कुछ ऐसे कंटेमिनेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके परिणाम बहुत ही खतरनाक और घातक सिद्ध हो सकते हैं। पहला है पैराबेन्स।
अब पैराबेन्स क्या होते हैं? ये होता है, ये सारे कॉस्मेटिक्स में प्रिजर्वेटिव्स के रूप में पाया जाता है। अगर देखा जाए तो औसतन सारे कॉस्मेटिक्स में 75 से 90% सभी कॉस्मेटिक्स में ये मिलता है, बहुत ही कम मात्रा में। पैराबेन सबसे ज़्यादा जो होती है, एक शोध के मुताबिक ये देखा गया है कि इसके इस्तेमाल से स्किन एजिंग में काफ़ी हद तक इसका प्रभाव देखा गया है। इसके अलावा जो महिलाएं हर दिन 50 mg पर डे पैराबेन कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा कैंसर और नियोटॉक्सिटी जैसी समस्याओं से जूझने को पड़ सकता है। यहाँ की इससे एक ये भी देखने को मिला है कि डीएनए डैमेजेस तक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डीएनए सोच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये किस हद तक हमारे सेल्स को ये डैमेज करती हैं। दूसरा है DEA, डायथ्रोमिलमाइन। ये पदार्थ किसी भी कॉस्मेटिक्स को क्रीमी बनाने का काम करती है या फिर किसी भी पदार्थ को क्रीमी टेक्सचर बनाने का काम करती है। सबसे ज़्यादा शैम्पू या फिर शावर जेल या फिर हेयर कलर्स, इन चीज़ों में, या फिर क्लींजर, या फिर इन सब चीज़ों में पाया जाता है। एक शोध से ये साबित हुआ है कि DEA रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है जिसमें ये सबसे ज़्यादा हाई मात्रा में पाए जाते हैं, या DEA जिन प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा हाई होगा, ये क्या करती है, ये आपको लीवर कैंसर भी हो सकता है आपको इससे, और प्री कैंसर या सेल्स को ये बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा थायराइड लेवल भी काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट होता है। तीसरा होता है लीड आमतौर पर लिपस्टिक, आईलाइनर, आई कलर या काजल में इस्तेमाल किया जाता है। लीड का सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट जो है वो प्रेग्नेंट महिलाओं पर, और जो एडल्ट्स हैं, जो टीनेजर्स बच्चे हैं, इसका सबसे ज़्यादा इसका उन पे प्रभाव पड़ता है। लीड यदि गर्भवती स्त्री के से कंटामिनेटेड होकर अगर बच्चे के भ्रूण में जाए तो ये बच्चों के मानसिक विकास को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा लीड का एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से मिसकैरेज, पीरियड्स में इरेगुलरिटी भी देखने को मिल सकती है। चौथा है मरकरी का इस्तेमाल स्किन लाइटनिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें हाइड्रोक्यूराइन भी पाया जाता है जिससे स्किन डार्कनिंग होती है और स्किन की एजिंग, अपने जो स्किन अगर वो आपको जो एज आपको 35 में आपका स्किन देखने को मिलता है, अगर आप एक्सेसिव मरकरी यूज़ करें, मरकरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो 25 साल की उम्र में ही आपको 35 साल की जो एजिंग होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अर्थात झुर्रियाँ वगैरह जो है वो ज़्यादा पहले पड़ेगी, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी, ये सब चीज़ें होती है। स्किन की इलास्टिसिटी भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा किडनी डैमेजेस भी हो सकती हैं। पांचवा है सिलॉक्सेन। ये प्रोडक्ट ज़्यादातर हेयर कलर्स में और फेशियल ट्रीटमेंट्स के लिए किया जाता है। ज़्यादातर इन प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनमें सिलॉक्सिन ज़्यादा पाया जाता है, तो ये आपको हार्मोन के फंक्शंस को प्रभाव करता है और आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी प्रभाव करता है। ये एक तरह का टॉक्सिकेंट के रूप में काम करता है आपके स्किन पर, जिससे फीमेल्स की जो फर्टिलिटी है इसको रिड्यूस करता है, और इसके अलावा मेल में अगर हो तो वो स्पर्म काउंट को भी ये इफेक्ट करता है। पांचवा, इसके अलावा निकेल, पेट्रोटम, पॉलीथिन, कैडमियम भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालते हैं। कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि क्या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है? क्या हम लीड, मरकरी, DEA, पैराबेन्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से आखिर हम कब तक बचेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि अगर हम
इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ बाहरी सुंदरता या फिर अपने आप को प्रेजेंटेबल करना ही सबसे सबसे बड़ा अहमियत होता है हमारी ज़िंदगी में, कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव या सबसे ज़्यादा सुंदर मैं दिखूं, ना कि कोई और। इस रेस में माउस रेस में अगर हम ये सोचे कि हम ही सबसे ज़्यादा सुंदर दिखे, क्या ये ज़रूरी है दोस्तों? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को उसी तरह स्वीकार करिए, भले ही हमारा रंग गोरा हो या काला हो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम मानसिक तौर पर सुंदर कितना है, हम मानसिक तौर पर एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के पास किस हद तक खड़े होते हैं, हम मानसिक तौर पर किस तरह सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी होनी चाहिए। दूसरा जो वो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि ब्यूटी डेवलपमेंट के ऊपर, यानी हमारे सौंदर्य के डेवलपमेंट के ऊपर। सौंदर्यता हर किसी को मिलता है, ये हमारे ऊपर नहीं है, ये प्रकृति के ऊपर है और देने वाले के ऊपर है। किसी का बच्चा गोरा भी हो सकता है और किसी का बच्चा काला भी हो सकता है, लेकिन इंसान को इसके ऊपर उठना होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जो यूज़ कर रहे हैं क्या हम वो यूज़ करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमेशा इन सब चीज़ों के ऊपर देखें जिसमें कंटामिनेशंस कम हो, जिसमें देखा जाए तो काफ़ी हद तक पैराबेन्स कम, प्रिजर्वेटिव्स कम हो, मरकरी का लेवल कम हो, लीड के लेवल कम हो, अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ होना चाहिए। अगर आप कोई भी अच्छा ब्रांड खरीद रही हैं तो आप कॉम्पोजिशंस पे ज़रूर ध्यान दें कि उस पर कितना ज़्यादा कौन सा चीज़ कितनी किस हद तक है, उसके बाद ही आप उसका चुनाव करें। दूसरा ये है कि घरेलू चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा जोर दें, यानी जो भी हम अपने विरासत में या आयुर्वेद में जो भी हमें मिला है, जो पहले के लोग यूज़ करते थे, अब उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्पेक्टिव ऑफ झटपट मैगी के जैसे न बन के आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप वो कीजिए। इससे बेहतर कि आपको कैंसर जैसी हो बीमारियां हो, या कि आपको किडनी डैमेजेस हो, आपको स्किन रैशेस हो, स्किन इरिटेशन हो, स्किन कैंसर हो, इससे बचने के यही उपाय हैं। तो ये था आज का मेरा विषय, वो था रंग भेद। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर बात करेंगे, किसी दूसरी चीज़ पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम।